हेलो बच्चों एंड वेलकम। आज हम मास्टर करने वाले हैं केमिस्ट्री क्लास 12 का एक सुपर इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग चैप्टर सॉल्यूशंस यानी विलयन। अच्छा, चैप्टर शुरू करने से पहले एक सवाल। कभी सोचा है कि जब अचार बनाते हैं तो कच्चे आम को नमक के पानी में डालने पर वो सिकुड़ क्यों जाते हैं? या फिर जो मुरझाए हुए फूल होते हैं उन्हें ताजे पानी में डालो तो वो वापस खिल उठते हैं? ऐसा क्यों? इन सारे क्यों का जवाब आपको आज इस चैप्टर में मिलने वाला है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये है हमारा आज का गेम प्लान। हम 5 सिंपल स्टेप्स में इस पूरे चैप्टर को कवर करेंगे। पहले समझेंगे सॉल्यूशंस क्या होते हैं, फिर उनकी कॉन्सेंट्रेशन कैसे नापते हैं, उसके बाद वेपर प्रेशर और राउट्स लॉ का कॉन्सेप्ट, फिर आएगा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, और एंड में एक फाइनल ट्विस्ट। रेडी हो? चलो फिर। ओके, तो शुरू करते हैं हमारे सेक्शन 1 से। देखो, किसी भी चैप्टर को समझने के लिए ना उसके बेसिक्स, उसकी फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। तो चलो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला सवाल, सॉल्यूशन है क्या? बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन है। सॉल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर है। अब ये होमोजीनियस सुन के डरना नहीं, इसका मतलब है एक जैसा। जैसे आप पानी में चीनी घुलते हो तो क्या घुलने के बाद आपको चीनी अलग दिखती है? नहीं, राइट? और आप पानी का सिप ऊपर से लो या नीचे से, वो उतना ही मीठा लगेगा। बस इसी का मतलब है होमोजीनियस, जब कॉम्पोजिशन और प्रॉपर्टीज हर जगह थ्रू आउट द मिक्सचर सेम हो। अब हर सॉल्यूशन के दो मेन हीरो होते हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। इन्हें पहचानना बहुत आसान है। जो चीज कम मात्रा में होती है यानी लेसर क्वांटिटी में, और जो घुल रही है वो है सॉल्यूट, जैसे हमारी चीनी। और जो चीज सबसे ज्यादा क्वांटिटी में है और जो अपने अंदर घोल रही है वो है सॉल्वेंट, जैसे पानी। और हां, एक गोल्डन रूल हमेशा याद रखना, सॉल्वेंट ही डिसाइड करता है कि सॉल्यूशन का फाइनल स्टेट क्या होगा, सॉलिड, लिक्विड या गैस। और पता है, एक कॉमन गलतफहमी है कि सॉल्यूशंस हमेशा लिक्विड ही होते हैं। बिल्कुल नहीं, सॉल्यूशंस सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों हो सकते हैं। जो हवा हम सांस लेते हैं उसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का मिक्सचर, ये एक गैसियस सॉल्यूशन है। पानी में घुली हुई ऑक्सीजन जिसकी वजह से मछलियां जिंदा रहती हैं, वो एक लिक्विड सॉल्यूशन है। और आपने अलॉयज के बारे में सुना होगा, जैसे गोल्ड में कॉपर मिलाते हैं, वो एक सॉलिड सॉल्यूशन है। तो अगली बार जब कोई सॉल्यूशन बोले तो सिर्फ पानी में नमक मत सोचना। ठीक है, अब हमें ये तो पता चल गया कि सॉल्यूशन क्या है, लेकिन केमिस्ट्री में हम हवा में बातें नहीं करते। सिर्फ ये कह देना कि सॉल्यूशन डाइल्यूट है या कॉन्सेंट्रेटेड है काफी नहीं है। हमें एग्जैक्टली बताना पड़ता है कि सॉल्वेंट में कितना सॉल्यूट घुला है। और यही है हमारा सेक्शन 2, कॉन्सेंट्रेशन। तो कॉन्सेंट्रेशन को एक्सप्रेस करने का सबसे कॉमन तरीका है मोलैरिटी, जिसे हम कैपिटल M से डिनोट करते हैं। अब इसकी डेफिनेशन को ध्यान से सुनो। मोलैरिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। आई विल रिपीट, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन वर्ड यहां सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको सॉल्वेंट से कंफ्यूज मत करना। और अब मिलते हैं मोलैरिटी के भाई से, जिसका नाम है मोलैलिटी, जिसे हम स्मॉल m से लिखते हैं। यहां एक छोटा सा लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट ट्विस्ट है। मोलैरिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 किलोग्राम ऑफ द सॉल्वेंट। देखा आपने डिफरेंस? मोलैरिटी में था वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन और मोलैलिटी में है मास ऑफ सॉल्वेंट। तो इन दोनों में से बेहतर कौन है? ये एक बहुत ही पॉपुलर एग्जाम क्वेश्चन है। सोचो, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो लिक्विड एक्सपैंड करता है, राइट? यानी उसका वॉल्यूम बदल जाता है। अब क्योंकि मोलैरिटी वॉल्यूम पे डिपेंड करती है तो वो भी टेम्परेचर के साथ बदल जाएगी। लेकिन क्या टेम्परेचर बढ़ाने से किसी चीज का मास बदलता है? बिल्कुल नहीं। इसीलिए मोलैलिटी जो मास पे डिपेंड करती है वो टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट होती है, और केमिस्ट इसीलिए मोलैलिटी को प्रेफर करते हैं। इस पॉइंट को स्टार मार्क कर लो। चलो, कॉन्सेंट्रेशन की बात हो गई। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जब हम सॉल्वेंट में कोई सोल्यूट डालते हैं तो सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज पर क्या असर पड़ता है। और यहीं से शुरू होता है प्रेशर का खेल। वेलकम टू सेक्शन 3, वेपर प्रेशर एंड राउट्स लॉ। अच्छा, सोचो कि एक लिक्विड की जो ऊपर की सतह है, जो सरफेस है, वो एक एग्जिट गेट है। अगर हमारे पास एक प्योर सॉल्वेंट है जैसे सिर्फ पानी, तो पूरा का पूरा एग्जिट गेट खाली है। पानी के मॉलिक्यूल्स आराम से सरफेस से एस्केप करके उड़कर वेपर बन सकते हैं। जाने वालों को कोई रोकने वाला नहीं है। और ये वेपर जो प्रेशर लगाता है उसी को हम वेपर प्रेशर कहते हैं। लेकिन अब सोचो, हमने उस पानी में थोड़ा नमक डाल दिया। नमक एक नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट है, मतलब वो खुद नहीं उड़ता। तो नमक के पार्टिकल्स क्या करेंगे? वो सरफेस पर आकर कुछ जगह घेर लेंगे। अब क्या हुआ? हमारे एग्जिट गेट पर भीड़ लग गई। पानी के मॉलिक्यूल्स के लिए अब एस्केप करने की जगह कम हो गई है। इसीलिए कम मॉलिक्यूल्स एस्केप करेंगे और वेपर प्रेशर भी कम हो जाएगा। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है।
सॉल्यूट ऐड करने पर वेपर प्रेशर हमेशा कम होता है। और ये वेपर प्रेशर कितना कम होगा, इसकी कैलकुलेशन हमें दी थी राउल्ट ने। राउल्ट्स लॉ कहता है कि सॉल्यूशन में हर कंपोनेंट का जो पार्शियल वेपर प्रेशर है वो उसके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर इसको आसान भाषा में समझें तो सॉल्यूशन में सॉल्वेंट के जितने ज़्यादा पार्टिकल्स होंगे उसका वेपर प्रेशर भी उतना ही ज़्यादा होगा। सिंपल। ओके, अब यहां से चैप्टर का सबसे मजेदार हिस्सा शुरू होता है। अभी हमने देखा कि सॉल्यूट डालने से वेपर प्रेशर कम हो जाता है। बस इसी एक चीज की वजह से सॉल्यूशन की 4 और प्रॉपर्टीज बदल जाती हैं। इन्हीं प्रॉपर्टीज को हम कहते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। और इनकी खास बात पता है क्या है? इन्हें इससे कोई मतलब नहीं कि आपने क्या डाला है, चीनी, नमक या यूरिया। इन्हें सिर्फ एक चीज से मतलब है कि आपने कितने पार्टिकल्स डाले हैं। ये सिर्फ हेड काउंट करती हैं, इसीलिए इसे कहते हैं नंबर का खेल। और ये 4 प्रॉपर्टीज हैं, एक तीर से 4 निशान हैं। पहला, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जो हम अभी देख चुके हैं। दूसरा, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, जब आप पानी में नमक डालते हो तो उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री से बढ़ जाता है। तीसरा है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, ठंडे देशों में सड़कों पर जमी बर्फ पिघलाने के लिए नमक डालते हैं ताकि पानी 0 से भी नीचे के टेम्परेचर पर फ्रीज हो। और चौथा है ऑस्मोटिक प्रेशर। रिमेंबर हमारा चैप्टर का स्टार्टिंग क्वेश्चन आम वाला, उसका जवाब यहाँ है ऑस्मोसिस में। देखो, आम के अंदर पानी की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है और बाहर जो नमक वाला पानी है उसमें सोल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है। तो पानी हमेशा कम सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन से ज़्यादा सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन की तरफ भागता है। इसीलिए पानी आम से निकलकर बाहर आ जाता है और आम बेचारा सिकुड़ जाता है। इट्स दैट सिंपल। ठीक है, अब तक सब ठीक चल रहा था। हमारे पास फॉर्मूलाज हैं, प्रॉपर्टीज हैं, हम आराम से कैलकुलेशन कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, हम थ्योरी से कैलकुलेट कुछ और करते हैं और एक्सपेरिमेंट से रिजल्ट कुछ और आता है। ऐसा लगता है जैसे फॉर्मूला धोखा दे गया। तो चलिए इस चैप्टर के फाइनल ट्विस्ट की तरफ बढ़ते हैं, एबनॉर्मल मोलर मास। सोचो, हमने अभी सीखा कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड करती है। अब सोचो हमने पानी में एक पार्टिकल डाला, नमक का, यानी NaCl। लेकिन हमें पता है कि पानी में जाते ही NaCl Na+ और Cl- आयंस में टूट जाता है। मतलब हमने डाला तो एक था, पर अंदर जाकर वो 2 बन गए। अब तो सारी कैलकुलेशन गड़बड़ हो जाएगी ना, क्योंकि प्रॉपर्टी डबल हो जाएगी। और इस सारी गड़बड़ को आकर ठीक करता है हमारा सुपर हीरो वैन हॉफ फैक्टर, जिसे हम I से डिनोट करते हैं। ये बेसिकली एक करेक्शन फैक्टर है। ये हमें बताता है कि सॉल्यूशन के अंदर आखिर में कितने पार्टिकल्स हैं। उस नंबर को जब हम डिवाइड करते हैं उन पार्टिकल्स से जो हमने सोचा था कि हमने डाले हैं। सिंपल। अगर पार्टिकल्स टूटते हैं तो I की वैल्यू 1 से ज़्यादा होगी और अगर जुड़ जाते हैं तो 1 से कम। और इसको यूज करना, इट्स सुपर इजी। आपको कोई नया फॉर्मूला याद नहीं करना। जो आपके कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के 4 पुराने फॉर्मूलाज थे ना, बस उनके आगे I से मल्टीप्लाई कर दो। बस इट्स लाइक आपने अपने सारे पुराने फॉर्मूलाज को एक प्रमोशन दे दिया और अब आपके सारे आंसर्स एकदम परफेक्ट आएंगे। चलो, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, एक सुपर फास्ट 30 सेकेंड रिवीजन हो जाए। रेडी? सॉल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर है। कॉन्सेंट्रेशन मोलैरिटी और मोलैलिटी से नापते हैं, जिसमें से मोलैलिटी टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट है। सोल्यूट डालने से वेपर प्रेशर कम होता है, जिसे राउल्ट्स लॉ बताता है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज सिर्फ पार्टिकल्स के नंबर पर डिपेंड करती हैं, उनकी आइडेंटिटी पर नहीं। और अगर पार्टिकल्स टूटें या जुड़ें तो वैन हॉफ फैक्टर I हमें बचा लेता है। डन? ऑलराइट, आई थिंक अब आपको पूरा चैप्टर क्लियर हो गया होगा, तो अब थोड़ा सा दिमाग चलाने का टाइम है। एक सवाल है आपके लिए, अगर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज सिर्फ पार्टिकल्स के नंबर पर डिपेंड करती हैं, तो सोचो अगर मैं 1 लीटर पानी में 1 मोल नमक यानी NaCl डालूं और दूसरे लीटर पानी में 1 मोल चीनी यानी शुगर डालूं, तो क्या दोनों सॉल्यूशंस का बॉइलिंग पॉइंट सेम अमाउंट से बढ़ेगा? सोचो। इस सवाल का जवाब वैन हॉफ फैक्टर I के कॉन्सेप्ट में छुपा है। सोचो, इसके बारे में आराम से सोचो और अपना आंसर नीचे कमेंट्स में जरूर लिखना। मैं आपके आंसर्स का वेट करूंगा। कीप स्टडिंग एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। टेक केयर। हेलो स्टूडेंट्स, चलो आज एक सुपर इंटरेस्टिंग चैप्टर शुरू करते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। कभी सोचा है आपने कि ये सारे डिवाइसेस जो हम रोज यूज करते हैं, जैसे आपका फोन, टीवी का रिमोट या लैपटॉप, इनको पावर कहाँ से मिलती है? आखिर इनके अंदर ऐसा क्या है जो इन्हें जिंदा रखता है बिना किसी वायर के? तो दोस्तों, इस सब के पीछे जो मैजिक है वो एक ही वर्ड में छिपा है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। बेसिकली ये वो साइंस है जो केमिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बीच का कनेक्शन समझाती है, उनके इंटरकन्वर्जन का पूरा खेल। तो चलो शुरू करते हैं। ये है आज का हमारा रोड मैप।
हम इंट्रोडक्शन से शुरू करेंगे, फिर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स, नर्न्स्ट इक्वेशन, कंडक्टेंस और आखिर में बैटरीज और करोजन को समझेंगे। सब कुछ बिल्कुल आपके एनसीईआरटी चैप्टर के फ्लो में। ओके, सो सबसे पहले आखिर ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है क्या? फंडामेंटल से स्टार्ट करते हैं ताकि बेस एकदम स्ट्रांग हो जाए। बिल्कुल सिंपल भाषा में समझो, इसके दो पहलू हैं, दो साइड्स। पहला, केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिसिटी बनाना, जैसे आपकी बैटरी में होता है। ये एक स्पॉन्टेनियस यानी अपने आप होने वाला प्रोसेस है। और दूसरा, इलेक्ट्रिसिटी यूज करके वो केमिकल रिएक्शन करवाना जो अपने आप नहीं हो सकता, उसे हम कहते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस। अच्छा, अब ये सारा एनर्जी का आदान प्रदान एक डिवाइस में होता है जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। सही मायने में ये इस चैप्टर का हीरो है। सारी कहानी इसी के इर्द गिर्द घूमेगी। तो देखो, बेसिकली दो तरह के सेल्स हैं। एक है गैल्वेनिक सेल जो खुद ब खुद काम करके करंट बनाता है। सोचो जैसे एक वाटरफॉल से नीचे गिरते पानी से एनर्जी मिलती है। क्योंकि ये प्रोसेस अपने आप हो रहा है, इसका गिब्स फ्री एनर्जी चेंज यानी डेल्टा जी नेगेटिव होता है। दूसरा है इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इस पर हमें काम करना पड़ता है, इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़ती है, जैसे पानी को पंप करके ऊपर टंकी में चढ़ाना। इसलिए इसका डेल्टा जी पॉजिटिव होता है। सिंपल। अब गैल्वेनिक सेल को ठीक से समझने के लिए एक क्लासिक एग्जाम्पल देखते हैं, द डैनियल सेल। इसको समझ गए ना तो आगे का सारा कॉन्सेप्ट एकदम इजी हो जाएगा। ये गैल्वेनिक सेल का परफेक्ट प्रोटोटाइप है। तो इस प्रोसेस को ध्यान से समझो। स्टेप 1, जिंक की रॉड पर ऑक्सीडेशन होता है। जिंक घुलकर इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करता है। यह है हमारा नेगेटिव टर्मिनल यानी एनोड। स्टेप 2, ये इलेक्ट्रॉन्स एक एक्सटर्नल वायर से ट्रैवल करते हैं। स्टेप 3, कॉपर रॉड पर रिडक्शन होता है, जहां सोल्यूशन के कॉपर आयंस इन इलेक्ट्रॉन्स को पकड़कर डिपॉजिट हो जाते हैं। ये बन गया हमारा पॉजिटिव टर्मिनल यानी कैथोड। और इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को तो हम इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। और हाँ, इस यू शेप्ड सॉल्ट ब्रिज को मत भूलना। ये सर्किट का ट्रैफिक कंट्रोलर है जो आयंस को मूव करके चार्ज बैलेंस बनाए रखता है। ओके, सेल करंट तो बना रहा है, पर कितना पावरफुल? उसकी स्ट्रेंथ, जिसे हम सेल पोटेंशियल या ईएमएफ कहते हैं, उसे आखिर कैलकुलेट कैसे करें? चलो इसका फॉर्मूला देखते हैं। स्टैंडर्ड कंडीशंस में, यानी जब कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर और टेम्परेचर 298 केल्विन हो, सेल का पोटेंशियल निकालना बहुत सिंपल है। बस कैथोड के स्टैंडर्ड पोटेंशियल से एनोड का स्टैंडर्ड पोटेंशियल माइनस कर दो। हमेशा याद रखो, ई राइट माइनस ई लेफ्ट, सिंपल। लेकिन रियल लाइफ में कंडीशंस हमेशा स्टैंडर्ड थोड़ी ना होती हैं, कॉन्सेंट्रेशन बदलती रहती है। तो अब क्या करें? इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आते हैं साइंटिस्ट नर्न्स्ट एक नए जबरदस्त फॉर्मूला के साथ। ये फॉर्मूला नोट कर लो, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इक्वेशन बताती है कि किसी भी कॉन्सेंट्रेशन या टेम्परेचर पर सेल का पोटेंशियल क्या होगा। ये सेल पोटेंशियल और रिएक्शन की कंडीशंस के बीच का एक ब्रिज है, एक पुल। चलो इस इक्वेशंस के टर्म्स को समझते हैं। E नॉट सेल स्टैंडर्ड पोटेंशियल है, R गैस कांस्टेंट, T टेम्परेचर, N है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो रिएक्शन में ट्रांसफर हुए और F है फैराडे कांस्टेंट। सबसे इंपॉर्टेंट है ये Q यानी रिएक्शन कोशेंट। सिंपल शब्दों में प्रोडक्ट्स की कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन। मतलब अगर आप प्रोडक्ट्स का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएंगे तो Q बढ़ेगा और E सेल कम हो जाएगा। समझे? इस इक्वेशन से आप सेल के बिहेवियर को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। अब तक हमने इलेक्ट्रोड्स और वायर में इलेक्ट्रॉन की फ्लो की बात की, पर सर्किट तो सॉल्यूशन के अंदर भी कंप्लीट होता है। वहां करंट कैसे चलता है? वहां इलेक्ट्रॉन्स नहीं दौड़ते। सॉल्यूशन के अंदर दोस्तों इलेक्ट्रॉन्स नहीं, आयंस करंट को लेकर चलते हैं। पॉजिटिव आयंस यानी कैटायंस कैथोड की तरफ भागते हैं और नेगेटिव आयंस यानी एनायंस एनोड की तरफ। इसे कहते हैं आयोनिक कंडक्टेंस। ये इस कहानी का दूसरा अंदर का हिस्सा है। तो सॉल्यूशन में करंट का फ्लो इन सब फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रांग है या वीक, आयंस का साइज कितना है, सॉल्वेंट कितना गाढ़ा यानी विस्कस है, और टेम्परेचर। एक सिंपल एग्जांपल देता हूं, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो आयंस की स्पीड बढ़ेगी और कंडक्टेंस भी बढ़ जाएगी। बिल्कुल सिंपल लॉजिक है। अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन पर कंडक्टिविटी को कंपेयर करना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए हम एक टर्म यूज करते हैं, मोलार कंडक्टिविटी या लैम्डा एम। ये बेसिकली 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिंग पावर है। इसका सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेंड याद रखना, डाइल्यूशन करने पर यानी सॉल्यूशन में पानी मिलाने पर मोलर कंडक्टिविटी हमेशा बढ़ती है। दिस इज अ की पॉइंट फॉर योर एग्जाम्स, मार्क माई वर्ड्स। चलो अब वापस अपनी डेली लाइफ में आते हैं। जो कुछ भी हमने सीखा वो आखिर हमें दिखता कहाँ है? इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस क्या हैं?
आपके फ़ोन, रिमोट, कार की बैटरी, ये सब गैल्वेनिक सेल्स के ही तो प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं जो केमिकल एनर्जी को हमारे यूज़ के लिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। बेसिकली ये छोटे छोटे पावर हाउसेज हैं जो हम अपनी पॉकेट में लेकर घूमते हैं। लेकिन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक अनडिजायरेबल नुकसान वाला एग्जाम्पल भी है, जंग लगना यानी करोजन। लोहा धीरे धीरे खत्म हो जाता है और इसके पीछे भी यही साइंस है। ये प्रोसेस बिल्कुल साफ दिखाता है कि रस्टिंग एक अनवांटेड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। स्टेप 1, आयरन सरफेस का एक हिस्सा एनोड बन जाता है और आयरन ऑक्सीडाइज होकर इलेक्ट्रॉन्स छोड़ देता है। स्टेप 2, ये इलेक्ट्रॉन्स मेटल से ही ट्रैवल करके दूसरी जगह जाते हैं। स्टेप 3, वहां ऑक्सीजन और H+ आयंस की प्रेजेंस में ये इलेक्ट्रॉन्स रिड्यूस हो जाते हैं जो कैथोड स्पॉट बनाता है। और स्टेप 4, फाइनली जो Fe2+ आयंस बने थे वो आगे रिएक्ट करके हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड यानी जंग, रस्ट बना लेते हैं। फैसिनेटिंग और डिस्ट्रक्टिव दोनों एक साथ। तो चलिए इस पूरे चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को एक साथ एक स्लाइड पर फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। एग्जाम के लिए ये परफेक्ट समरी है। तो हमने इस चैप्टर में क्या क्या सीखा? हमने गैल्वेनिक सेल देखा जो केमिकल से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाता है, फिर इलेक्ट्रोलिटिक सेल जो इसका ठीक उल्टा करता है। हमने नर्स्ट इक्वेशन समझी जो नॉन स्टैंडर्ड कंडीशंस में सेल पोटेंशियल बताती है, और करोजन को एक अनवांटेड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के फॉर्म में जाना। आई होप अब आपको इस चैप्टर का जो कोर आइडिया है एनर्जी का इंटरकन्वर्जन वो एकदम क्लियर हो गया होगा। अब इस सवाल के बारे में सोचना, अगर जंग लगना एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है तो क्या हम इसी साइंस को यूज करके इस सेल को रोक सकते हैं? इसका जवाब भी इसी चैप्टर में आगे छिपा है। कीप लर्निंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट एक्सप्लेनर। हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? वेलकम है आपका। आज हम फिजिकल केमिस्ट्री का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही ज़रूरी चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, केमिकल कैनेटिक्स, यानी कि रिएक्शन की रफ्तार। बेसिकली हम ये समझेंगे कि कोई भी केमिकल रिएक्शन आखिर कितनी तेज़ी से होती है। तो चलो पूरे जोश के साथ शुरू करते हैं। तो आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं एक नज़र डाल लेते हैं। सबसे पहले एक इंट्रोडक्शन कि काइनेटिक्स ज़रूरी क्यों है। फिर हम सीखेंगे कि रिएक्शन की स्पीड को नापते कैसे हैं। उसके बाद रेट लॉ और ऑर्डर का कॉन्सेप्ट समझेंगे। फिर आएगा मॉलिक्यूलैरिटी, और हाँ, ऑर्डर और मॉलिक्यूलैरिटी में क्या फ़र्क है ये भी देखेंगे। लास्ट में एक क्विक रिकैप, तो सब कुछ रिवाइज कर लेंगे। तो हमारा पहला टॉपिक, जैसा कि हमने देखा, काइनेटिक्स क्यों, मतलब आखिर हमें चैप्टर पढ़ने की ज़रूरत ही क्या है। इस सवाल का जवाब पाने के लिए हमें इसको एक और बड़े कॉन्सेप्ट से कंपेयर करना पड़ेगा, और वो है थर्मोडायनामिक्स। आपको याद होगा क्लास 11th में हमने थर्मोडायनामिक्स पढ़ा था। थर्मोडायनामिक्स हमें क्या बताता है? ये बताता है कि कोई रिएक्शन होगी भी या नहीं, उसकी फीजिबिलिटी। लेकिन केमिकल काइनेटिक्स एक कदम आगे जाता है। वो इसके अगले सवाल का जवाब देता है। ठीक है, रिएक्शन तो होगी, पर कितनी तेजी से होगी, उसका रेट क्या होगा, समझे? एक बताता है होगी या नहीं, दूसरा बताता है कितनी फास्ट या स्लो होगी। और इस बात को समझने के लिए इससे बेहतर एग्जाम्पल हो ही नहीं सकता। देखो, थर्मोडायनामिक्स के हिसाब से एक डायमंड को आखिरकार ग्रेफाइट में बदल जाना चाहिए, पर क्या ऐसा होता है? नहीं ना। क्यों? क्योंकि इस रिएक्शन का रेट इतना ज्यादा स्लो है कि इसमें लाखों साल लग जाएंगे। तभी तो कहते हैं अ डायमंड इज फॉरएवर। इससे साफ पता चलता है कि रिएक्शन का रेट जानना कितना जरूरी है। तो अब आते हैं इसकी फॉर्मल डेफिनेशन पर। केमिकल काइनेटिक्स केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जो रिएक्शन रेट्स यानी रिएक्शन की स्पीड और उनके मैकेनिज्म्स यानी रिएक्शन के स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस से होती है, इसकी स्टडी करती है। सिंपल है ना? रेट और मैकेनिज्म, बस ये दो चीजें। चलो अब चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से पर आते हैं। आखिर हम किसी रिएक्शन की स्पीड को नापते कैसे हैं? हाउ डू वी मेजर इट? इसको ना एक बहुत सिंपल एनालॉजी से समझते हैं। जैसे गाड़ी की स्पीड क्या होती है? चेंज इन डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, राइट? बिल्कुल उसी तरह एक केमिकल रिएक्शन की स्पीड होती है चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम। डिस्टेंस की जगह बस कॉन्सेंट्रेशन आ गया। कितना आसान है। तो आइए एक बहुत ही सिंपल सा रिएक्शन इमेजिन करते हैं। R से बन रहा है P। यहां R क्या है? हमारा रिएक्टेंट, और P क्या है? प्रोडक्ट। अब जरा सोचो, जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ेगी, रिएक्टेंट R का कॉन्सेंट्रेशन टाइम के साथ कम होगा या ज्यादा? कम होगा, राइट? इसीलिए हम इसे कहते हैं रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ R। फॉर्मूला क्या है? माइनस डेल्टा R बाई डेल्टा T। अब यहाँ ये माइनस साइन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, कॉन्सेंट्रेशन कम हो रहा है तो फाइनल माइनस इनिशियल वैल्यू नेगेटिव आएगी,
लेकिन रेट कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो उस नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव बनाने के लिए हम फॉर्मूला में एक एक्स्ट्रा माइनस साइन लगा देते हैं। सिंपल ट्रिक है, याद रखना। और दूसरी तरफ प्रोडक्ट पी का कॉन्सेंट्रेशन टाइम के साथ क्या होगा, वो बढ़ेगा। इसलिए हम इसे कहते हैं रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ पी। इसका फॉर्मूला है प्लस डेल्टा पी बाय डेल्टा टी। यहां हमें माइनस साइन की जरूरत नहीं है, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है तो रेट तो पहले से ही पॉजिटिव आएगा। ये देखिए, ये आपकी एनसीईआरटी बुक से ही लिया गया एक रियल एग्जाम्पल है। यहाँ आप साफ साफ देख सकते हैं कि जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा है, 0 से 50 सेकेंड्स, फिर 50 से 100, जो एवरेज रेट है वो कम होता जा रहा है। 1.90 से 1.70 हुआ, फिर 1.58 हो गया। इससे हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात पता चलती है कि रिएक्शन का रेट टाइम के साथ धीरे धीरे स्लो होता जाता है। और ऐसा क्यों होता है, सोचो। क्योंकि रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन कम हो रहा है। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है। अभी तक हम जो बात कर रहे थे वो एक टाइम इंटरवल का एवरेज रेट था। मान लो मैं आपसे पूछूं कि मुझे एक पर्टिकुलर मोमेंट, एक पर्टिकुलर पल, जैसे ठीक 600 सेकंड्स पर रिएक्शन की एग्जैक्ट स्पीड क्या थी, ये बताओ, तो वो कैसे निकालेंगे? और यहीं पर कॉन्सेप्ट आता है इंस्टेंटेनियस रेट का। इसका मतलब है किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट या मोमेंट पर रिएक्शन का रेट। इसे निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम टाइम इंटरवल यानी डेल्टा टी को इतना छोटा कर देते हैं कि वो dt बन जाता है, इन्फिनिटेसिमली स्मॉल। बेसिकली ये उस पॉइंट पर कॉन्सेंट्रेशन टाइम ग्राफ के स्लोप के बराबर होता है। तो हमने ये तो समझ लिया कि रेट क्या है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये रेट रिएक्टेंट्स के कॉन्सेंट्रेशन पर कैसे डिपेंड करता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो सब लोग पूरा ध्यान यहाँ लगाएंगे। तो रेट लॉ क्या है? रेट लॉ एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। ये रिएक्शन रेट को रिएक्टेंट्स के मोलर कंसेंट्रेशन के टर्म्स में रिप्रेजेंट करता है, जहां हर कॉन्सेंट्रेशन टर्म की कुछ पावर होती है। और ये इस पूरे चैप्टर की सबसे ज़रूरी लाइंस में से एक है। इसे हमेशा याद रखना कि किसी भी रिएक्शन का रेट लॉ आप सिर्फ उसकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन देखकर प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। इसे हमेशा एक्सपेरिमेंटली यानी लैब में एक्सपेरिमेंट्स करके ही डिटरमाइन करना पड़ता है। ये गलती बिल्कुल मत करना। चलिए एक जनरल रिएक्शन देखते हैं। A मोल्स ऑफ A और B मोल्स ऑफ B मिलकर प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। इसके लिए रेट लॉ कुछ ऐसा दिखेगा। रेट इक्वल्स टू K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A टू द पावर X इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B टू द पावर Y। यहाँ K हमारा रेट कांस्टेंट है, और इस बात पर ध्यान देना कि ये X और Y A और B के बराबर हो भी सकते हैं और नहीं भी। और इससे हम अपने अगले कॉन्सेप्ट पर आते हैं, ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन। ये बहुत आसान है। रेट लॉ एक्सप्रेशन में जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स की पावर्स है ना, जैसे यहाँ X और Y, बस उनको जोड़ दो। उनका जो सम है वही रिएक्शन का ओवरऑल ऑर्डर है। और ये ऑर्डर 0 भी हो सकता है, कोई होल नंबर भी, और यहाँ तक कि फ्रैक्शन भी हो सकता है। तो देखिए, ऑर्डर निकालना कितना आसान है। स्टेप 1, आपको एक्सपेरिमेंटल रेट लॉ दिया होगा। स्टेप 2, बस उसमें जो एक्सपोनेंट्स यानी पावर्स हैं उनको पहचानो। स्टेप 3, उन एक्सपोनेंट्स को ऐड कर दो। इस एग्जाम्पल में 1/2 प्लस 3/2 कितना हुआ? 2। इसका मतलब ये एक सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। सिंपल। ठीक है, अब एक नए कंसेप्ट की तरफ चलते हैं जो अक्सर स्टूडेंट्स को ऑर्डर के साथ कंफ्यूज करता है, और वो है मॉलिक्यूलैरिटी। ये कॉन्सेप्ट रिएक्शंस को मॉलिक्यूलर लेवल पे देखता है। तो मॉलिक्यूलैरिटी का मतलब क्या है? किसी एलिमेंट्री रिएक्शन में, यानी जो रिएक्शन एक सिंगल स्टेप में होती है, उसमें कितने रिएक्टिंग स्पीशीज मतलब एटम्स, आयंस या मॉलिक्यूल्स एक साथ टकराते हैं, उसी नंबर को उस रिएक्शन की मॉलिक्यूलैरिटी कहते हैं। ये एक थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है, आपको बस मॉलिक्यूल्स गिनने हैं। इस स्लाइड से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अगर एक मॉलिक्यूल इन्वॉल्व्ड है तो रिएक्शन है यूनिमॉलिक्यूलर। अगर 2 मॉलिक्यूल्स आपस में टकरा रहे हैं तो वो है बाइमॉलिक्यूलर। और अगर 3 मॉलिक्यूल्स एक ही समय पर टकराएं तो वो होगी ट्राइमॉलिक्यूलर। 3 से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स का एक साथ एकदम सही तरीके से टकराना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। इसलिए मॉलिक्यूलैरिटी 3 से ज़्यादा बहुत रेयर होती है। और अब आते हैं इस चैप्टर के सबसे इम्पॉर्टेंट कंपैरिजन्स में से एक पर। ऑर्डर और मॉलिक्यूलैरिटी में आखिर फ़र्क क्या है? ये सवाल बोर्ड एग्जाम्स और कॉम्पिटिटिव टेस्ट्स दोनों में बहुत बार पूछा जाता है। ये स्लाइड आपके सारे डाउट्स क्लियर कर देगी। देखो, ऑर्डर एक एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है जिसे लैब में निकाला जाता है, जबकि मॉलिक्यूलैरिटी एक थियोरेटिकल क्वांटिटी है जिसे आप इक्वेशन देखकर ही बता सकते हो। ऑर्डर 0 या फ्रैक्शन हो सकता है,
लेकिन मोलेक्युलैरिटी हमेशा एक पॉजिटिव होल नंबर होगी, जैसे 1, 2 या 3। और सबसे बड़ा फर्क ये है कि ऑर्डर एलिमेंट्री और कॉम्प्लेक्स दोनों तरह के रिएक्शंस के लिए अप्लाई होता है, जबकि मोलेक्युलैरिटी सिर्फ और सिर्फ सिंगल यानी एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए ही डिफाइंड है। चलिए इस सेशन के एंड में एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं कि आज हमने क्या क्या सीखा। सबसे पहले हमने समझा रेट ऑफ रिएक्शन, जो कि है चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन पर यूनिट टाइम। फिर हमने देखा रेट लॉ, जो रेट और कॉन्सेंट्रेशन के बीच का एक्सपेरिमेंटल रिलेशन है। वहां से हमने सीखा ऑर्डर, जो रेट लॉ में पावर्स का सम होता है और ये भी एक्सपेरिमेंटल है। और आखिर में हमने पढ़ा मोलेक्युलैरिटी, यानी एक एलिमेंट्री स्टेप में टकराने वाले स्पीशीज का नंबर, जो कि एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। अब जाते जाते मैं आपके लिए एक सवाल छोड़कर जा रही हूँ, सोचिएगा इसके बारे में। अगर कोई रिएक्शन एक से ज़्यादा स्टेप्स में होती है, जिसे हम कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कहते हैं, तो उस पूरी रिएक्शन की ओवरऑल स्पीड उसके सबसे फास्ट स्टेप पर डिपेंड करेगी या सबसे स्लो स्टेप पर? इसका जवाब हम आगे के टॉपिक्स में ढूंढेंगे। पढ़ाई करते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। हेलो क्लास 12 के सुपरस्टार्स, वेलकम है आपका इस सुपर इम्पॉर्टेंट केमिस्ट्री चैप्टर के एक्सप्लेनर में। आज हम लोग डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को इतना आसान बना देंगे, इतना इंटरेस्टिंग बना देंगे कि आपको मजा आ जाएगा। रेडी हो? तो चलो शुरू करते हैं। अच्छा, आपने लोहा, सोना, तांबा इन सब के बारे में तो सुना ही है, राइट? कभी सोचा है कि इनकी प्रॉपर्टीज इतनी अलग और इतनी यूजफुल क्यों होती हैं? ये सारे के सारे डी ब्लॉक के ही तो मेंबर्स हैं, और इनके खास होने का राज वो इनके अंदर छुपा है, इनके इलेक्ट्रॉन्स में। तो चलिए इसी राज को आज डीकोड करते हैं। ये रहा हमारा आज का गेम प्लान। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन से शुरू करेंगे, फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एटॉमिक साइज और हाँ, वो इम्पॉर्टेंट लैंथेनॉइड कंट्रैक्शन को समझेंगे। उसके बाद एफ ब्लॉक एलिमेंट्स और कुछ इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स पर एक नज़र डालेंगे, और एंड में एक क्विक रीकैप, ताकि एग्जाम के लिए सब कुछ एकदम सेट हो जाए। तो सबसे पहला सवाल, आखिर ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं कौन? सोचो, इन्हें ट्रांजिशन क्यों कहते हैं? ऐसा इसलिए क्योंकि पीरियोडिक टेबल में ये एस ब्लॉक के हाईली रिएक्टिव मेटल्स और पी ब्लॉक के नॉन मेटल्स के बीच में एक ब्रिज की तरह काम करते हैं। इनकी प्रॉपर्टीज इन दोनों के बीच ट्रांजिशन करती हैं। सिंपल, राइट? अब पीरियोडिक टेबल को अपने दिमाग में लाओ। वो जो बीच का बड़ा सा सेक्शन है ना, यानी ग्रुप्स 3 से लेके 12 तक, बस वही है हमारा डी ब्लॉक। और इसका नाम डी ब्लॉक इसलिए है क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स डी ऑर्बिटल्स में फिल होते हैं। एनसीईआरटी के हिसाब से इनकी 4 मेन सीरीज हैं। 3D सीरीज जो स्कैंडियम से जिंक तक है, फिर 4D, 5D और 6D सीरीज। ओके, अब यहाँ पे एक छोटा सा ट्रिक है, इसको ध्यान से सुना। सारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं होते हैं। हाँ, IUPAC जो केमिस्ट्री का बॉस है, उसने एक डेफिनेशन दी है, और इसका सबसे इंपॉर्टेंट कीवर्ड है इनकम्प्लीट डी सब शेल। इसका मतलब है कि डी सब शेल पूरी भरी हुई नहीं होनी चाहिए, या तो उनके नॉर्मल एटम में या फिर उनके कॉमन आयंस में। इसको आगे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। इस स्लाइड को देखो, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। स्कैंडियम, जिसका एटॉमिक नंबर 21 है, उसका कॉन्फ़िगरेशन 3D1 है, मतलब इसका डी सब शेल इनकम्प्लीट है। तो ये रूल फॉलो कर रहा है, ये एक ट्रांजिशन एलिमेंट है। लेकिन दूसरी तरफ देखो, जिंक Z = 30, इसका कॉन्फ़िगरेशन 3D10 है, यानी डी सब शेल पूरी तरह भरी हुई है। और जब ये Zn2+ आयन बनाता है ना, तब भी डी सब शेल कंप्लीट रहता है। इसलिए जिंक, कैडमियम और मर्क्यूरी को ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं माना जाता। तो सबसे ज़रूरी बात क्या है? इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल होना चाहिए। चलो अब आते हैं इस चैप्टर के सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्से पर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये एक ऐसा सीक्रेट कोड है जिसे अगर आपने क्रैक कर लिया ना, तो इन एलिमेंट्स की सारी प्रॉपर्टीज, जैसे वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स क्यों दिखाते हैं, इनके आयंस कलर्ड क्यों होते हैं, सब कुछ समझ आ जाएगा। चलिए देखते हैं ये कोड है क्या। इनका जनरल कॉन्फ़िगरेशन है n-1 d 1 to 10 ns 1 to 2। इसका सीधा सा मतलब ये है कि जो आखिरी इलेक्ट्रॉन है वो सबसे बाहर वाली शेल NS में नहीं जाता, बल्कि उससे एक अंदर वाली शेल यानी n-1 D में जाता है। पेनल्टिमेट शेल कहते हैं इसको। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि n-1 D और NS ऑर्बिटल्स की एनर्जी में बहुत ही कम डिफरेंस होता है, और बस इसी वजह से हमें कुछ एक्सेप्शंस भी देखने को मिलते हैं। अब आती है स्टेबिलिटी की बात। देखो, केमिस्ट्री में हर चीज़ स्टेबिलिटी चाहती है।
और डी ऑर्बिटल्स के केस में दो कॉन्फ़िगरेशंस को सुपर स्टेबल माना जाता है। एक है हाफ फिल्ड यानी D5 और दूसरा है कंप्लीटली फिल्ड यानी D10। ये बिल्कुल वैसा है जैसे सब दोस्तों में पिज्जा के स्लाइसेस इक्वली बढ़ जाएं, सब खुश सब स्टेबल। तो बस D5 और D10 ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशंस हैं। तो हमारा पहला एक्सेप्शन है क्रोमियम, एटॉमिक नंबर है 24। रूल के हिसाब से इसका कॉन्फ़िगरेशन 3d4 4s2 होना चाहिए था, लेकिन असल में होता है 3d5 4s1। सोचो क्यों? बिल्कुल सही, क्योंकि 4s का एक इलेक्ट्रॉन जंप करके 3d में चला जाता है ताकि d ऑर्बिटल हाफ फिल्ड हो जाए D5 और एटम को एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिल जाए। ये है हाफ फिल्ड स्टेबिलिटी का जादू। बिल्कुल क्रोमियम की तरह कॉपर, जिसका एटॉमिक नंबर 29 है, वो भी एक एक्सेप्शन है। इसका कॉन्फ़िगरेशन 3d9 4s2 नहीं बल्कि 3d10 4s1 होता है। यहाँ भी वही स्टोरी है, 4s का एक इलेक्ट्रॉन जंप करके 3d में जाता है ताकि d ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड यानी d10 हो जाए। ये है फुली फिल्ड स्टेबिलिटी का कमाल। इन दोनों एक्सेप्शंस को जरूर याद रखना, एग्जाम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इस पर। ओके, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट और थोड़ा सा कह सकते हैं ट्रिकी टॉपिक, लैंथेनॉइड कंट्रैक्शन। बट डोंट वरी, मैं इसको बिल्कुल ईजी करके समझाऊंगी। ये टॉपिक एग्जाम्स के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसकी वजह से डी ब्लॉक की प्रॉपर्टीज में कुछ अजीब से ट्रेंड्स दिखते हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, जब हम पीरियोडिक टेबल में ग्रुप में नीचे जाते हैं तो साइज बढ़ता है, राइट? फिर ऐसा क्यों है कि 4D सीरीज और 5D सीरीज के एलिमेंट्स का साइज ऑलमोस्ट सेम होता है? फॉर एग्जाम्पल, जर्कोनियम यानी Zr और हाफनियम यानी HF को साइज ट्विन्स क्यों कहते हैं? इसका जवाब है लैंथेनॉइड कंट्रैक्शन। तो लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन है क्या? देखो, जब हम लैंथेनॉइड सीरीज में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो एटॉमिक नंबर बढ़ने के साथ साथ साइज लगातार कम होता जाता है। इसका मेन कारण है पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन्स। सिंपल भाषा में सोचो, न्यूक्लियस का पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, लेकिन जो 4f इलेक्ट्रॉन्स है ना, वो आउटर इलेक्ट्रॉन्स को उस चार्ज से ठीक से शील्ड नहीं कर पाते, उन्हें बचा नहीं पाते। इसको स्टेप बाय स्टेप समझो। देखो, 5D सीरीज के एलिमेंट्स से ठीक पहले 14 लैंथेनॉइड एलिमेंट्स आते हैं, जहां इलेक्ट्रॉन्स 4f ऑर्बिटल्स में भरते हैं। ये जो 4f ऑर्बिटल्स हैं, इनका शेप ऐसा होता है कि इनका शील्डिंग इफेक्ट बहुत ही बेकार होता है। इस वजह से न्यूक्लियस का जो पुल है, जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, वो आउटर इलेक्ट्रॉन्स पर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और एटम का साइज एक्सपेक्टेड से छोटा हो जाता है यानी कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। और इसका रिजल्ट आप यहाँ साफ देख सकते हैं। देखिए, जर्कोनियम जो 4D सीरीज में है का रेडियस है 160 पिकोमीटर्स और उसके ठीक नीचे हैफनियम जो 5D सीरीज में है का रेडियस है 159 पिकोमीटर्स। जस्ट लुक एट दैट, ऑलमोस्ट आइडेंटिकल, जबकि हैफनियम का साइज जर्कोनियम से बड़ा होना चाहिए था। ये लैंथेनॉइड कंट्रैक्शन का ही असर है और इसी वजह से 4D और 5D सीरीज के एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज भी बहुत सिमिलर हो जाती हैं। चलिए, आप जल्दी से F ब्लॉक एलिमेंट्स से भी मिल लेते हैं, जिन्हें इनर ट्रांजिशन मेटल्स भी कहते हैं। इन्हें पीरियोडिक टेबल के नीचे अलग से रखा जाता है, राइट? इनकी दो सीरीज हैं, लैंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स। इन दोनों सीरीज में मेन डिफरेंसेस क्या हैं? सिंपल है, लैंथेनॉइड्स में लास्ट इलेक्ट्रॉन 4f ऑर्बिटल में जाता है और इनकी सबसे कॉमन, सबसे प्रिंसिपल ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होती है। वहीं एक्टिनॉइड्स में 5f ऑर्बिटल्स फिल होते हैं। ये +3 के अलावा और भी ज्यादा, मतलब अ ग्रेटर रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स शो करते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इनके 5f, 6d और 7s ऑर्बिटल्स की एनर्जी लगभग सेम होती है, इसलिए ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और हाँ, ये जरूर याद रखिएगा, सारे के सारे एक्टिनॉइड्स रेडियो एक्टिव होते हैं। ओके, अब हम डी ब्लॉक के दो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स पर एक झलक डालेंगे। इनके बारे में एनसीईआरटी में काफ़ी डिटेल में दिया गया है और एग्जाम्स में इनकी प्रेपरेशन और प्रॉपर्टीज़ अक्सर पूछी जाती हैं। तो हम दो बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स को देखेंगे। पहला है पोटेशियम डाइक्रोमेट यानी K2Cr2O7। ये ऑरेंज कलर का कंपाउंड एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो आमतौर पर लेदर इंडस्ट्री में यूज़ होता है। दूसरा है पोटेशियम परमैंगनेट यानी KMnO4, जिसका इंटेंस पर्पल कलर तो आपने लैब में देखा ही होगा। ये भी एक पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और इसका बिहेवियर इस बात पे डिपेंड करता है कि मीडियम एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है। इनकी प्रेपरेशन और रिएक्शंस एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इनको अच्छे से पढ़ लेना। चलो, तो अब तक हमने इस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को कवर कर लिया है। आइए अब एक क्विक रिकैप करते हैं उन फाइनल पॉइंट्स का जो आपको बिल्कुल भी नहीं भूलने हैं।
ओके, रैपिड फायर। पॉइंट नंबर 1, ट्रांजिशन मेटल्स वो हैं जिनके पास इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल हो, इसलिए जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी इस कैटेगरी में नहीं आते। पॉइंट 2, क्रोमियम और कॉपर D5 और D10 स्टेबिलिटी की वजह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में एक्सेप्शंस हैं, याद है ना। पॉइंट 3, लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन की वजह से 4D और 5D सीरीज के एलिमेंट्स का साइज ऑलमोस्ट सेम होता है। पॉइंट 4, ये कंट्रैक्शन 4f इलेक्ट्रॉन्स के पोर शील्डिंग इफेक्ट की वजह से होता है। और लास्ट पॉइंट, f ब्लॉक एलिमेंट्स में लैंथेनॉइड्स जहां 4f फिल होता है और एक्टिनॉइड्स जहां 5f फिल होता है आते हैं। तो ये था हमारा एक्सप्लेनेटर D एंड F ब्लॉक एलिमेंट्स पर। आई होप अब आपको ये चैप्टर क्लियर हो गया होगा। अब आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क। अपने आसपास देखो और 5 ऐसी चीजें ढूंढो जो D ब्लॉक एलिमेंट से बनी है। स्टील की बॉटल से लेकर घर के तालों तक आपको ये सुपरस्टार्स हर जगह मिलेंगे। कीप स्टडिंग, कीप एक्सप्लोरिंग एंड ऑल द बेस्ट। हेलो दोस्तों, वेलकम। आज हम केमिस्ट्री का एक ऐसा चैप्टर उठाने वाले हैं जिसका नाम सुन के ही कई स्टूडेंट्स थोड़ा घबरा जाते हैं। बट ट्रस्ट मी, ये चैप्टर नहीं, एक डिटेक्टिव स्टोरी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की। तो चलिए आज इस केमिस्ट्री मिस्ट्री को मिलकर सॉल्व करते हैं। चलिए स्टोरी शुरू करते हैं एक सिंपल से सवाल से। कभी सोचा है कि पौधों का जो हरा रंग है और हमारे खून का जो लाल रंग है, इन दोनों में आखिर कॉमन क्या हो सकता है? एक तरफ है क्लोरोफिल जो प्लांट्स को लाइफ देता है, दूसरी तरफ है हीमोग्लोबिन जो हमें लाइफ देता है। दिखने में, काम में एकदम अलग, पर इनके बीच एक जबरदस्त कनेक्शन है। एंड द आंसर इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। दैट्स राइट। ये दोनों लाइफ गिविंग मॉलिक्यूल्स, क्लोरोफिल जिसके सेंटर में मैग्नीशियम बैठा है और हीमोग्लोबिन जिसके सेंटर में आयरन है, ये असल में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स ही हैं। तो अब आप समझ रहे हो ना कि ये टॉपिक कितना जरूरी है। ये तो बस ट्रेलर था। ओके, तो हर डिटेक्टिव स्टोरी में एक हीरो होता है, राइट? हमारी स्टोरी का हीरो, हमारा डिटेक्टिव है एक ब्रिलियंट स्विस केमिस्ट अल्फ्रेड वर्नर। साल था 1898 और वर्नर के सामने कुछ अजीबोगरीब कंपाउंड्स थे जिनको देखकर उनका दिमाग घूम गया कि यार इनका स्ट्रक्चर आखिर है कैसा। तो उनकी मिस्ट्री, उनका केस क्या था? देखिए, वर्नर ने एक सिंपल सा काम किया। उन्होंने कोबाल्ट 3 क्लोराइड को अमोनिया के साथ मिक्स किया। सिंपल एनफ, राइट? बट द प्रॉब्लम वाज उन्हें हर बार अलग अलग रिजल्ट्स मिल रहे थे। सेम चीजें मिक्स कर रहे हैं, पर कभी येलो कंपाउंड मिल रहा है, कभी पर्पल तो कभी ग्रीन। उनका दिमाग चक्कर खा गया कि ये हो क्या रहा है। अब एक अच्छे डिटेक्टिव की तरह वर्नर ने एक क्लू ढूंढने के लिए एक्सपेरिमेंट डिजाइन किया। उन्होंने अपने इन कंपाउंड्स में सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन डाला। अब देखो, हम सबको पता है कि सिल्वर नाइट्रेट क्लोराइड आयन को देखते ही उसे रिएक्ट करके सिल्वर क्लोराइड यानी AgCl का व्हाइट प्रेसिपिटेट बनाता है। लेकिन यहां कुछ अजीब हुआ। कुछ क्लोराइड आयंस ने तो प्रेसिपिटेट बनाया, पर कुछ क्लोराइड आयंस आराम से सोल्यूशन में ही बैठे रहे, उन्होंने रिएक्ट ही नहीं किया। चलो उनके एक्चुअल रिजल्ट्स देखते हैं स्लाइड पर। देखो, जब उन्होंने येलो कंपाउंड COCl3.6 NH3 को टेस्ट किया तो पूरे 3 मोल AgCl प्रेसिपिटेट हुए। फिर उन्होंने पर्पल वाला लिया COCl3.5 NH3 और इस बार सिर्फ 2 मोल AgCl निकला। और फाइनली ग्रीन कंपाउंड COCl3.4 NH3 से तो सिर्फ 1 मोल AgCl ही प्रेसिपिटेट हुआ। सो हियर्स द $1 मिलियन क्वेश्चन। हर कंपाउंड में कोबाल्ट क्लोराइड है, हर कंपाउंड में 3 क्लोराइड हैं, तो फिर ये अलग अलग रिजल्ट्स क्यों आ रहे हैं भाई? ऐसा क्या हो रहा है कि कुछ क्लोराइड आयंस तो रिएक्ट कर रहे हैं और कुछ बिल्कुल नहीं कर रहे? यही वो पजल था जिसे वर्नर को सॉल्व करना था। और फिर जैसे हर डिटेक्टिव स्टोरी में होता है, वर्नर को मिला उनका आहा मोमेंट। उन्होंने एक ऐसी रेवोल्यूशनरी आइडिया दी जिसने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की पूरी पिक्चर ही बदल दी। उन्होंने कहा कि इन कंपाउंड्स में मेटल की एक नहीं बल्कि 2 तरह की वैलेंसी होती है। सो दिस वॉज द की। उन्होंने कहा कि इन मेटल्स के 2 तरह के लिंकेजेस होते हैं। एक है प्राइमरी वैलेंसी और दूसरा है सेकेंडरी वैलेंसी। यही वो मास्टर की थी जिसने इस पूरे मिस्ट्री के ताले को खोल दिया। चलो अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस आराम से समझते हैं। ओके, फोकस हियर। पहली है प्राइमरी वैलेंसी। ये आयोनाइजेबल होती है, मतलब पानी में डालते ही टाटा बाय बाय बोलकर अलग हो जाती है। ये मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करती है और इसको सिर्फ नेगेटिव आयंस ही सेटिस्फाई कर सकते हैं। अब आती है सेकेंडरी वैलेंसी। ये बिल्कुल जिद्दी है, नॉन आयोनाइजेबल, मतलब मेटल से इतनी मजबूती से जुड़ी है कि टूटती ही नहीं। ये मेटल के कोऑर्डिनेशन नंबर को बताती है और ये नंबर हर मेटल के लिए फिक्स्ड होता है। इसको न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स या नेगेटिव आयंस कोई भी सेटिस्फाई कर सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात,
ये डायरेक्शनल होती है, मतलब मॉलिक्यूल का जो 3D शेप है ना, उसकी जो ज्योमेट्री है वो यही डिसाइड करती है। चलो इसको एक सुपर सिंपल एनालॉजी से हमेशा के लिए याद कर लेते हैं। मान लो मेटल आप हो, तो आपकी प्राइमरी वैलेंसी आपका लास्ट नेम है, जो आपका चार्ज या फॉर्मल आइडेंटिटी बताती है, और सेकेंडरी वैलेंसी वो हैं आपके पक्के दोस्त, आपके जिगरी दोस्त, जिनका नंबर फिक्स्ड है। जैसे कोबाल्ट के केस में उसके 6 पक्के दोस्त हैं, और ये दोस्त उससे हमेशा जुड़े रहते हैं, कभी साथ नहीं छोड़ते। तो वर्नर की इस माइंड ब्लोइंग थ्योरी के बाद इन कंपाउंड्स को लिखने का स्टाइल ही बदल गया। अब हम इस थ्योरी का इस्तेमाल करके इन कंपाउंड्स के फॉर्मूला को डीकोड करेंगे, बिल्कुल एक सीक्रेट कोड की तरह। सो दैट ओल्ड फॉर्मूला COCl3.6NH3 उसको भूल जाओ। ये देखो मॉडर्न तरीका, CONH3 यहां पर जो हीरो है ना, वो है ये स्क्वायर ब्रैकेट। सारी कहानी इसी ब्रैकेट के अंदर और बाहर चलती है। ये तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर का पूरा पार्ट है, यानी कॉम्प्लेक्स को, इसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन एंटिटी। इसको आप एक VIP सिक्योरिटी जोन की तरह समझो। ये एक सिंगल यूनिट है जो पानी में जाने पर भी टूटता नहीं, ये नॉन आयोनाइजेबल है। अच्छा, इस VIP सिक्योरिटी जोन के सेंटर में कौन होगा? ऑफ कोर्स द VIP हिमसेल्फ। और यहाँ वो है हमारा मेटल आयन यानी कोबाल्ट। इसे हम कहते हैं सेंट्रल एटम या सेंट्रल आयन। यही पूरे कॉम्प्लेक्स का स्टार है। ऐप VIP है तो उसके बॉडीगार्ड्स भी तो होंगे ना। ये जो मॉलिक्यूल्स या आयंस सेंट्रल एटम से डायरेक्टली जुड़े हैं, जैसे यहाँ 6 अमोनिया मॉलिक्यूल्स, इन्हें कहते हैं लिगेंड्स। ये हैं वो पक्के दोस्त जो सेकेंडरी वैलेंसी से जुड़े हैं और VIP को छोड़कर कभी नहीं जाते। और आखिर में आते हैं वो आयंस जो ब्रैकेट के बाहर खड़े हैं, जैसे यहाँ ये 3 क्लोराइड आयंस। इन्हें हम कहते हैं काउंटर आयंस। ये जनरल पब्लिक की तरह हैं जो आसानी से अलग हो जाते हैं, मतलब आयोनाइज हो जाते हैं। यही वो आयंस हैं जो प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करते हैं, और यही वो आयंस थे जो वर्नर के एक्सपेरिमेंट में AgCl बनकर प्रेसिपिटेट हो गए थे। देखा कैसे सारे डॉट्स कनेक्ट हो गए। ऑलराइट, आई होप द मिस्ट्री इज सॉल्व्ड। तो चलो एक बार फटाफट से इस पूरी डिटेक्टिव स्टोरी के मेन पॉइंट्स को रिकैप करते हैं और देखते हैं कि ये आखिर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। बहुत ईजी है, बस ध्यान से सुनना। तो वर्नर की थ्योरी के 4 सिंपल पॉइंट्स हैं। पहला, मेटल की 2 वैलेंसीज हैं, प्राइमरी जो टूट जाती है और सेकेंडरी जो नहीं टूटती। दूसरा, प्राइमरी वैलेंसी उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है। तीसरा, सेकेंडरी वैलेंसी उसका कोऑर्डिनेशन नंबर है जो हमेशा फिक्स्ड रहता है। और चौथा एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, यही सेकेंडरी वैलेंसीज डायरेक्शनल होती हैं और मॉलिक्यूल को उसकी स्पेसिफिक 3D शेप देती हैं। बस इतना ही है वर्नर्स थ्योरी। अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा, ठीक है सर, थियरी समझ आ गई, बट सो व्हाट, इसका रियल लाइफ में क्या काम है? वेल द थिंग इज, ये कंपाउंड्स आपकी लाइफ में हर जगह हैं, लिटरली एवरीवेयर। याद है शुरू में हमने क्लोरोफिल और हीमोग्लोबिन की बात की थी? वो तो बस शुरुआत थी। विटामिन B12 भी एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में रिएक्शंस को फास्ट करने के लिए जो कैटलिस्ट यूज होते हैं वो यही हैं। सोने चांदी की जो परत चढ़ाते हैं यानी इलेक्ट्रोप्लेटिंग, उसमें इनका यूज होता है। आपके कपड़ों के सुंदर सुंदर रंग यानी टेक्सटाइल डाइंग इन्हीं की वजह से हैं। और यहां तक कि कैंसर जैसी बीमारियों की दवाइयों में भी इनका बहुत बड़ा रोल है। तो एक लास्ट बात सोचिए, अगर अल्फ्रेड वर्नर ने 100 साल से भी पहले इतनी सिंपल सी फैसिलिटीज के साथ इतनी बड़ी मिस्ट्री सॉल्व कर दी, तो सोचो आज हमारे पास इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी है, हम केमिस्ट्री के और कितने बड़े राज खोल सकते हैं। यही क्यूरियोसिटी ही तो साइंस है। तो हमेशा सवाल पूछते रहिए और जवाब खोजते रहिए। मिलते हैं अगले टॉपिक में।